वन पीस सीरीज में बहुत सारे पावरफुल एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं, बट जिनके बारे में वन पीस फैंस जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं वो है दी सैंक एंड द रेड हेयर पायरेट्स। एंड सिंस अब सैंक भी पायरेट किंग बनने के रेस में उतर चुका है, जिसके बाद अब हमें सैंक के ओरिजिन, इसके मिस्ट्रीज और इसके ट्रू पावर के बारे में धीमे धीमे पता चल रहा है। तो ये रहा सैंक और उसके मिस्टीरियस क्रू द रेड हेयर पायरेट की कंप्लीट स्टोरी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सैंक के होम टाउन के बारे में कि सैंक आखिर पैदा कहाँ हुआ था। तो चैप्टर 434 में हमें दिखाया गया था कि सैंक का जन्म वेस्ट ब्लू के किसी गांव में हुआ था। बट इस गांव के बारे में हमें सिर्फ एक चीज पता है कि इस गांव में बहुत अच्छा वाइन बनता है। बट सैंक अपने होम टाउन में ज्यादा दिन के लिए नहीं रह पाया था। सैंक के बर्थ के 1 साल बाद ही सैंक गोल्डी रॉजर द पायरेट किंग को उसके लेजेंडरी गोल्ड वैली बैटल के बाद एक ट्रेजर बॉक्स में मिला था। और वन पीस फिल्म रेड जो कि हाल ही में आया है, इसमें हमें सैंक और इसके रेड हेयर पायरेट क्रू के बारे में बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड यार हमें ये भी पता चला है कि सैंक फिंगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इस फैमिली को फिल्म रेड में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लीडर्स ने भी मेंशन किया है। और बाकी इस मिस्टीरियस फैमिली के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। इसके अलावा कि फिंगरलैंड फैमिली को बार बार वर्ल्ड गवर्नमेंट ने फिल्म रेड में मेंशन किया है, तो कुछ फैन थियरीज का ये भी कहना है कि फिंगरलैंड फैमिली एक सेलेस्टियल ड्रैगन फैमिली हो सकती है। और ये थियरी बहुत हद तक सेंस बनाती है, क्योंकि हमें पता है गोल्ड वैली में रॉजर और रॉक्स डीजबैक के बैटल के टाइम वहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन भी प्रेजेंट थे। एंड सैंक रॉजर को इस बैटल के बाद ही एक ट्रेजर बॉक्स में मिला था। एंड शायद ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे सैंक द 5 एल्डर से इतनी आसानी से मिलने चला गया। बट हाँ, सेलेस्टियल ड्रैगन की फैमिली से होने के बावजूद भी सैंक द फर्स्ट पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का अप्रेंटिस बहुत कम एज में बन गया था। और शायद 9 साल की एज से पहले ही रॉजर ने सैंक को द आइकॉनिक स्ट्रॉ हेड भी दे दिया था। और यार मात्र 13 साल की उम्र से ही सैंक ने भी बैटल में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो हो व्हाइट बियर्ड पायरेट के अगेंस्ट या फिर सीकी के अगेंस्ट। तो चलो अब आगे बात करते हैं रॉजर के डेथ के बाद सैंक की जर्नी आखिर कैसी रही। तो 17 साल की उम्र में सैंक भी अपने पायरेट क्रू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, ताकि वो भी एक ग्रेट पायरेट बन सके। एंड ये भी कहा जाता है कि सैंक ने अपने यंग एज में कई सारे डुएल लड़े हैं, यहाँ तक कि मीहॉक के साथ भी। और अकॉर्डिंग टू व्हाइट बियर्ड ये लड़ाई इतनी खतरनाक रहती थी कि सब ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। बट मीहॉक और सैंक का रिलेशन थोड़ा अजीब सा है। मीहॉक और सैंक एक टाइम पे एक दूसरे के बहुत बड़े वाले राइवल थे और हमेशा एक दूसरे से डुएल करते रहते थे। वहीं सैंक ने जब अपना एक हाथ खो दिया, उसके बाद अब मीहॉक सैंक से बैटल करना ही नहीं चाहता है। मीहॉक को इस बात का हमेशा दुख रहता है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल अब अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड यूज नहीं कर पाएगा। एंड यार एक टाइम पर सैंक बगी और मीहॉक को रेड हेयर पायरेट क्रू का मेंबर बनाना चाहता था, बट इन दोनों का रेड हेयर पायरेट क्रू ज्वाइन न करने के बावजूद भी सैंक एक अच्छा पायरेट क्रू बनाने में सक्सेसफुल हुआ। एंड सैंक के मैक्सिमम क्रू मेंबर्स का अपीयरेंस मांगा के चैप्टर 1 या फिर एनिमे के एपिसोड 1 में हो गया था। एंड यार रेड हेयर पायरेट के कोर ग्रुप के मेंबर्स को रेड हेयर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं रेड हेयर पायरेट के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेन बैकमैन के बारे में, द वाइस कैप्टन, जो ईस्ट ब्लू का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है एंड साथ ही एक गन स्पेशलिस्ट भी। और रेली और जोरो की तरह बैकमैन के लिए भी कहा जाता है ये अपने कैप्टन से पावर के मामले में ज्यादा दूर नहीं है। एंड यार बैकमैन के पावर का तुम सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मरीन फोर्ड आर्क के बैटल के लास्ट में सैंक और रेड हेयर पायरेट अपीयर हुए थे, एंड जब बैकमैन ने वन ऑफ द 3 एडमिरल किजुरु के सर पे बंदूक तान दी थी, तब किजुरु के भी पसीने छूट गए थे। एंड बहुत थियरी ये भी कहती है कि बैकमैन ने ही किड का एक हाथ काटा था। एंड यार किड ने भी खुद कहा है कि उसका एक हाथ रेड हेयर पायरेट के अगेंस्ट बैटल में कटा है। नेक्स्ट रेड हेयर पायरेट का कुक लकी रॉक्स, जो कि यार थोड़ा अजीब है क्योंकि रॉक्स को हमने कभी बिना मीट और ड्रिंक के देखा ही नहीं है। रॉक्स को यार हम सब लूफी का ही वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि ये लूफी की तरह फन लविंग और हमेशा खाता रहता है। एंड अगर हम रॉजर के एग्जीक्यूशन को काउंट न करें तो रॉक्स वन पीस सीरीज का सबसे पहला कैरेक्टर जिसने किसी को मारा है। बैकमैन एंड रॉक्स के अलावा रेड हेयर पायरेट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर है यासोप, द स्नाइपर ऑफ रेड हेयर पायरेट्स एंड द फादर ऑफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हेड, द गॉड उसॉप। जब भी रेड हेयर पायरेट के सीरीज में अपीयरेंस हुआ है, यासोप मेनली दिखा ही है। उसॉप एंड यासोप में बहुत चीजें कॉमन है, लाइक दोनों फन लविंग है एंड दोनों अपने अपने क्रू के स्नाइपर हैं। बट ये यासोप के बारे में हमें नहीं पता कि क्या ये भी उसॉप की तरह गॉड लेवल कैरेक्टर है। एंड सैंक ने यासोप को स्पेशली इसीलिए अपने क्रू में शामिल किया था क्योंकि यासोप के लिए कहा जाता है कि इसने आज तक कभी अपना टारगेट मिस नहीं किया है। एंड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें सैंक के क्रू के बारे में सीरीज में नहीं मिला है, बट हाँ वन पीस फिल्म रेड के साथ जो बुकलेट मिली है उसमें सैंक के क्रू के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। लाइक लाइम जूस के बारे में हमें ये पता चला है कि लाइम जूस नामी की तरह चार्ज स्टिक से बैटल करता है एंड लाइम जूस साथ ही सांजी की तरह स्काई वॉक भी कर सकता है। तो यार अगर रेड हेयर पायरेट वर्सेस
से स्ट्रॉ हेड पायरेट हुआ तो लाइम जूस बोथ नामी एंड सांजी के लिए परफेक्ट अपोनेंट साबित होगा। तो तुम सबको क्या लगता है, लाइम जूस के लिए परफेक्ट अपोनेंट कौन होगा, सांजी या फिर नामी? कमेंट में बताओ। तब तक हम नेक्स्ट डुओ की बात कर लेते हैं, बोंक पंच एंड मॉन्स्टर। ये दोनों रेड हेयर पायरेट के म्यूजिशियन हैं एंड मुझे लगता है कि शायद इन दोनों ने ही लूफी को अपने शिप पे एक म्यूजिशियन रखने के लिए इंस्पायर किया होगा, क्योंकि रेड हेयर पायरेट और सैंक ने ही लूफी को पायरेट बनने के लिए इंस्पायर भी किया था। नेक्स्ट मेंबर है नेविगेटर ऑफ रेड हेयर पायरेट, बिल्डिंग स्नेक। ये नेविगेटर होने के साथ साथ रेड हेयर पायरेट क्रू का एक सीनियर मेंबर है जो कि इसे लोअर रैंक मेंबर को कंट्रोल करने की पावर देता है। एंड फाइनली डॉक्टर ऑफ रेड हेयर पायरेट होंगो। जहाँ क्रू के बाकी मेंबर्स को पार्टी करना और एंजॉय करना बहुत पसंद है, वही होंगो क्रू का मोस्ट सीरियस बंदा है। होंगो को मेडिकल नॉलेज के साथ साथ वेपन की भी अच्छी नॉलेज है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉकस्टार। सिंस रॉकस्टार ने अभी शायद हाल ही में रेड हेयर पायरेट को ज्वाइन किया है, इसलिए इसके बारे में हमें बहुत कम चीजें पता है। बट हाँ, रॉकस्टार को तुम सब एक मैसेंजर समझ लो। रॉकस्टार का क्रू में मेनली काम होता है अदर पायरेट कैप्टन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना एंड रॉकस्टार मेनली एक स्वॉर्ड से बैटल करता है और स्वॉर्ड को एज अ ड्रिल भी यूज कर सकता है। एंड रेड हेयर पायरेट का हर एक मेंबर ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी कहा है कि रेड हेयर पायरेट क्रू के मेंबर में पावर का बैलेंस बहुत इक्वली एंड परफेक्टली है। बट यार इनमें से एक के पास भी डेविल फ्रूट की पावर नहीं है। बट ऐसा क्यों? क्या इन सबको स्विम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, कि इन्होंने अभी तक कोई डेविल फ्रूट खाया ही नहीं, या फिर इन्हें कभी कोई डेविल फ्रूट मिला ही नहीं, या इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, या सैंक को कुछ ऐसी चीज लाफ्ट टेल के बारे में पता है जो कि शायद किसी और को नहीं पता? तो यार इसके बारे में डिटेल में हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम सब फॉलो कर लेना। वहाँ एनिमे कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें टाइमली मिल जाएगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रेड हेयर पायरेट्स का डेविल फ्रूट ना खाने के पीछे चाहे कोई भी रीजन हो, बट इसमें कोई शक नहीं कि रेड हेयर पायरेट क्रू का हर एक मेंबर बहुत पावरफुल है। एंड सैंक के पावर के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हमने इस फैमिली की एक मेंबर के बारे में अभी तक बात नहीं किया है। तो सैंक जब 20 साल का था तो उसे एक ट्रेजर बॉक्स मिला जिसमें एक बेबी गर्ल थी। तो तुम सबको पता चल ही गया हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तुम सब सही समझे, ऊटा। बट यार सिंस हमने ऊटा को सिर्फ वन पीस फिल्म रेड में देखा है, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या ऊटा सीरीज के टाइमलाइन का भी पार्ट है या नहीं। ऊटा रेड हेयर पायरेट क्रू मेंबर के साथ बड़ी हुई है, साथ ही ऊटा लूफी की चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। एंड फिल्म रेड में हमें ये भी पता चला कि ऊटा ही एकमात्र रेड हेयर पायरेट क्रू की मेंबर है जिसके पास कोई डेविल फ्रूट की पावर है। बाकी किसी और मेंबर को हमने कभी भी किसी भी टाइप का डेविल फ्रूट में इंटरेस्ट लेते हुए या फिर उसे यूज करते हुए नहीं देखा है, एक्सेप्ट वन डेविल फ्रूट, दैट इज गोमू गोमू नोमी मॉडल निका। तो यार चैप्टर 1 में जब हमें सबसे पहले रेड हेयर पायरेट का इंट्रोडक्शन मिला था, उस टाइम सैंक ने जस्ट मिथिकल टाइप सन गॉड निका डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप से चुराया था। बट अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या सैंक को इस डेविल फ्रूट के पावर के बारे में या फिर इसके अवेकनिंग के बारे में पता था, या सैंक ने यूं ही रैंडम डेविल फ्रूट चुरा लिया। बट क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि सैंक ने यूं ही किसी रैंडम डेविल फ्रूट के लिए खुद को रिस्क में डाला और इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी रैंडम डेविल फ्रूट को चुराया? तो यार इसका मतलब तो साफ है कि सैंक का डेविल फ्रूट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट वन डेविल फ्रूट जिसे लूफी ने गलती से खा लिया था। एंड यार एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मिस्टीरियस है कि क्या सैंक ने गोमू गोमू नोमी मॉडल निका डेविल फ्रूट को जॉय बॉय के लिए चुराया था? एंड अगर ऐसा है तो सैंक के माइंड में कौन था जिसे सैंक ये मिथिकल टाइप सन गॉड निका डेविल फ्रूट देना चाह रहा था? क्योंकि ये तो साफ है कि सैंक नहीं चाहता था कि इस डेविल फ्रूट को लूफी का है, हालांकि लूफी ने इसे गलती से खा लिया था। एंड यार ये क्वेश्चन मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर रॉजर ने सैंक से आखिरी बार एग्जीक्यूशन से पहले क्या कहा था जिसे सुनने के बाद सैंक रो पड़ा? क्या ये हो सकता है कि रॉजर ने सैंक से कहा होगा कि वो मॉडल निका डेविल फ्रूट ढूंढे और नेक्स्ट जॉय बॉय को वन पीस ढूंढने के लिए गाइड करे? यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे तो रॉजर पायरेट के हर मेंबर ने जब भी जरूरत पड़ी हमेशा लूफी की हेल्प की है, चाहे वो रेली हो या फिर सैंक। बट हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब सैंक ने लूफी के लिए किया, या फिर सैंक का इसके पीछे खुद का कोई मोटिव है, या फिर लूफी के सक्सीड होने से सैंक का कोई फायदा है? एंड ये सब शुरू हुआ था सीरीज के स्टार्ट होते ही, जहाँ 20 ईयर ओल्ड सैंक 5 ईयर ओल्ड लूफी से मिलता है इन गोवा किंगडम, लूफीज होम टाउन, जहाँ पर सैंक ने लूफी को एक पायरेट बनने के लिए इंस्पायर किया एंड साथ ही उसने अपना एक हाथ भी सेक्रीफाइस कर दिया लूफी को बचाने के लिए, या फिर कहें लूफी को इंस्पायर करने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सैंक ने अपना प्रीसियस स्ट्रॉ हेड भी लूफी को दे दिया, एक प्रॉमिस के साथ जब भी लूफी एक ग्रेट पायरेट बन जाएगा वो इस स्ट्रॉ हेड को वापस करेगा। एंड हमें लेटेस्ट एपिसोड में ये भी पता चला है, एपिसोड 1 में ही सैंक की बाउंटी मोर देन 1 बिलियन बेरीज थी, जिससे हमें ये तो समझ आता है कि रॉजर के एग्जीक्यूशन के 12 साल बाद
बाद ही सैंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायरेट में से एक बन चुका था। बट यह दुख इस बात की चैप्टर 1 के बाद सैंक वन ऑफ द 4 एम्परर होने के बावजूद भी हमें बहुत कम बार दिखा है। एंड चैप्टर 1 के बाद सैंक का मेजर इन्वॉल्वमेंट हमें मरीन फोर्ड आर्क में दिखा था, जिसमें सबसे पहले सैंक ने सी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो को बैटल में आने से रोका। उसके बाद यह सैंक का बैटल में एंट्री होते ही अकाइनो तक के पसीने छूट गए। वही अकाइनो जिसे व्हाइट बियर्ड तक पूरी तरह हैंडल नहीं कर पाया। हालांकि व्हाइट बियर्ड उस टाइम 4th स्टेज ऑफ कैंसर से लड़ रहा था। एंड यहाँ तक कि सिर्फ ब्लैक बियर्ड ही नहीं, मरीन एडमिरल सेनगोकू भी रेड हेयर पायरेट से लड़ना नहीं चाह रहा था। एंड उस टाइम हमें यह भी पता चला कि व्हाइट बियर्ड को छोड़कर सैंक ही एकमात्र पायरेट है जिसने सेनगोकू का अनरिस्पेक्ट किया है। एंड अगर तुम सिर्फ एनिमे फैन हो तो मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं पता होगा कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी है कि सैंक मैरिड हो और उसका एक किड भी हो। नहीं, मैं यहाँ ऊटा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार मांगा के कई ऐसे कवर पेज हैं जिसमें हमें सैंक वेडिंग में दिखा है एंड माकिनो चैप्टर 1 की वो बारटेंडर विथ रिंग एंड अ बेबी। बट ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि सैंक मैरिड है। एंड मरीन फोर्ड बैटल के बाद सैंक हमें मेन स्टोरी लाइन में सीधा 903 एपिसोड में दिखा, जहाँ सैंक आफ्टर होल्ड केक आयरन लूफी के बाउंड्री पर रिएक्ट कर रहा है। एंड सैंक ये भी कहता है कि लूफी अभी उससे मिलने के लिए रेडी नहीं हुआ है। एंड इस स्टेटमेंट के बाद लग रहा था कि सैंक शायद लूफी का निका फ्रूट का अवेकनिंग या फिर जॉय बॉय का वेट कर रहा था। एंड ये इस बात का हिंट हो सकता है कि जब सैंक ने इस डेविल फ्रूट को चुराया था तब उसे पता था कि इस डेविल फ्रूट की आखिर रियल पावर क्या है। एंड यार इसके बाद सैंक का ऐसी जगह अपीयरेंस हुआ है जिसे हम सब ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सैंक का नेक्स्ट अपीयरेंस 5 एल्डर के साथ प्राइवेट मीटिंग में हुआ था, जो कि हम सब ने कभी भी सोचा ही नहीं था। बट यहाँ पर भी हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि सैंक आखिर 5 एल्डर से मिला क्यों और सैंक किस पायरेट के बारे में बात कर रहा था, और ऐसा क्यों लग रहा था कि 5 एल्डर्स को सैंक के साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। एंड ये सैंक के बारे में ऐसी बहुत चीजें हैं, लाइक उसके पास, उसका मोटिव, जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। तो तुम सबको याद है ना, एक थियरी के हिसाब से सैंक फिंगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है और शायद ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन फैमिली था। तो ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे सैंक 5 एल्डर से मिलने में सक्सेसफुल हुआ। एंड जब फाइनली सैंक को लूफी का लेटेस्ट बाउंटी पोस्टर दिखता है जिसमें लूफी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है, तब सैंक फाइनली डिसाइड करता है कि अब सही टाइम है खुद के लिए वन पीस क्लेम करने का। एंड यार अब वन पीस सीरीज में बहुत कुछ होने वाला है। एंड अब हमें सैंक का रियल पावर, उसका पास्ट एंड उसके बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस डिटेल मिलेगा। एंड ओडा ने ये भी कहा था कि जब सैंक हमें सीरीज में बार बार दिखने लगेगा तब समझ लेना कि वन पीस अपने पीक पे है। तो तुम सब कमेंट बताओ कि क्या तुम सब वन पीस के पीक के लिए एक्साइटेड हो। एंड बाकी अगर तुम्हें ये जानना है कि ड्रैगन अभी तक लूफी से क्यों नहीं मिला तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।